Hello, good morning children. Just yesterday we will study about the double entry system. In account double entry system, chapter 7, go through the book. Just the meaning of the double entry system. इसे दोहरा लेखा पद्धति कहते हैं. It is called double entry system is called in Hindi दोहरा लेखा पद्धति. As the name given regarding this chapter, double entry system means having two aspects. One sided is debited and other sided is credited when the transaction takes place. Remember, जब किसी भी बिजनेस में, किसी भी इंटरप्राइज में बेटा ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन होता है, तो इस सिस्टम के अनुसार जो अकाउंट क्रेडिट किए जाते हैं और डेबिट किए जाते हैं, इसे ही हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, दोहरा लेखा पद्धति. दिस वन इज द मीनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. इट अफेक्ट्स द टू साइडेड डेबिट एंड क्रेडिट व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस. Just a business entity, whether receives the value of something and sacrifice the value of anything, that is called the transaction. किसी तरह का कोई भी वस्तु का लेन देन करता है, चाहे पेमेंट रिसीव करता है या पेमेंट देता है, तो कोई पाने वाला होता है, कोई देने वाला होता है. कुछ वस्तु ऑर्गेनाइजेशन में आने वाली होती है, कुछ जाने वाली होती है, कुछ खर्चे होते हैं, कुछ इनकम होते हैं. Such transactions affecting the two aspects of entry, that is called double entry system. Now it affects principles or characteristic of double entry system. The recording of the transactions affecting the two accounts. As earlier it has been told, जैसा कि पहले अभी मैंने बताया है कि ये दो खातों को प्रभावित करता है. Suppose that, for example, you can take the burning example. Purchase goods for cash, 20,000 rupees. Means we are purchasing the goods and sacrificing the value of the goods in cash. All the transactions recorded in the books of account in double entry system, which can be measured in the term of money. As we know, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी अकाउंट्स होते हैं, जो भी हम लेन देन करते हैं, उसमें किसी चीज़ का वैल्यू हम रिसीव करते हैं और किसी चीज़ का वैल्यू का हम भुगतान देते हैं. तो एक वस्तु हमारे पास आ रही है, जो बर्निंग एग्जाम्पल मैंने दिया, परचेज गुड्स फॉर कैश. तो हमारे पास गुड्स आ रहा है, माल आ रहा है और उसके बदले हम पैसा दे रहे हैं. तो दो एस्पेक्ट हुए.
इसके दो खाते प्रभावित हो गए, एक तो खरीदारी का और दूसरा कैश का। सो दिस वन इज द प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम अफेक्टिंग द टू अकाउंट्स when the transaction take place। जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इसका एक सिद्धांत है, इसकी ये विशेषता है कि दो खातों को प्रभावित करती है। रिकॉर्डिंग सेकेंड वन, रिकॉर्डिंग बोथ द पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। आगे चल के अभी हम आपको बताएंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है और इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है। मतलब दो खातों को प्रभावित करती है, दोनों, चाहे वो इंडिविजुअल। सपोज दैट पेड कैश टू अ क्रेडिटर 7,000 रुपीज। हमारा कोई लेनदार है, सप्लायर ऑफ द गुड्स है, जिसे हमने 7,000 का भुगतान दिया। उसका उधार था मैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या एंटरप्राइज के ऊपर, तो हमने उसका पेमेंट किया। इन सच अकाउंट्स और रिसीवर इज द डेबिट। पाने वाला व्यक्ति हमेशा डेबिट होता है और देने वाला व्यक्ति हमेशा क्रेडिट होता है। और मैंने कैश दिया है तो पर्सनल अकाउंट में सपोज दैट द पर्सन इज एक्स डेबिट टू कैश, मीन्स हमारे पास से जाने वाली माल या वस्तु, जो चीज हमारे पास से जाती है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो चाहे पर्सनल हो चाहे इम्पर्सनल हो, इम्पर्सनल अकाउंट में हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो एसेट्स होती है, सपोज दैट परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश ₹5 lakhs। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, जो आता है अभी हमने आपको बताया व्हाट कम्स इन डेबिट। तो हमारे पास मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, उसके बदले में आपका कैश आप भुगतान कर रहे हैं, नकदी दे रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं वैल्यू मशीन का वैल्यू, उसके बदले में आप कैश दे रहे हैं, तो वह क्रेडिट होगा। सो इट अफेक्ट्स recording of both in double entry system, both the personal or impersonal accounts are recorded। Third one, recording is made according to specified rule, very important, because of that accounting process has some principles and rules, set of rules। According to the rules and regulation of the accounting, all the transactions are recorded in the books of account। Is it clear? हम समझ रहे होंगे कि आपको ये क्लियर होता जा रहा होगा। In a slow motion, just I am explaining the fact. Try to connect with the real life of such things। Preparation of trial balance। Preparation of trial balance, I need to say just all the transactions are recorded, the stages of the double entry system। First, original record, second, classification, and third, summarization। You know it very well। So the transactions recorded, summarized
in ledger account, with the help of the balances of the account, the trial balance is prepared. So डबल एंट्री सिस्टम जो है ट्रायल बैलेंस बनाने में, ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट कहा जाता है, और इसे बनाने में जो है यह आपका मदद करता है, हेल्प करता है। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स गिवन? Classification of accounts you are watching over here: personal account and impersonal account. Personal account refers the individuals. For example, Mohan, Sohan, Ram. Name of the firm: Ram and Sons, Shyam and Company. You have seen a lot, and you see oftenly you can find in the market mentioned the name on the board: Ram and Sons, Pratibha General Store. These are the, I mean to say, it indicates the individuals. That may be artificial name or real name or natural name. That is the personal account. Now come to the point of impersonal account. Impersonal account: all the assets, liabilities, expenses and incomes are recorded. Suppose that, for example, you can take the boarding example of that one. Purchased plant and machinery for cash for the business enterprises. I mean to say, you are going to establish any production unit. Just you need the plant and machinery for that production unit. So this one is the impersonal account, affecting the two aspects of account: personal account, plant and machinery. Plant and machinery account debit in the exchange. What you are going to pay? Cash or money. So you can write this way: the first recording in first stage, original record, plant and machinery account debit to cash account or to bank account. That is impersonal. Expenses incurred. Expenses incurred in the organization. Suppose that expenses incurred in the organization, you can find salary paid to the workers, salaries account debit to cash account. Means these are the expenses. It comes in the category of, in classification of personal and impersonal account, I will tell you. So this one is the impersonal account. All the assets, liabilities, expenses are recorded. These are the part of impersonal account, and individual's name of the firm is personal account. I think you have understood the fact. Now in personal account, just having three category: classification of
personal account. One is natural account, second artificial account, third representative account. It's a question for the sake of us. What is the natural account? Natural account refers to the natural name of the person. That is called natural account. I mean to say Ram, Mohan, Sita, Gita. This one is the natural name. That is called natural account. Personal account in artificial account. Second one, artificial, means whatever the name given to the particular firm. I mean to say Ram and Sons, Tata Motors, Kaushik Motors. These are the, it refers the name of the firm by which the business activities is operated. This one is the name of the firm. That is called the artificial account. Representative account. It also indicates the individual persons. Means before the name of any income, before the name of any expenses, written something outstanding. It represents the person whose amount is due. That is called representative account. For the example, मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज दैट कर्मचारियों का वेतन अभी देना बाकी है, मीन्स आउटस्टैंडिंग सैलरी. Outstanding salary comes in the category of representative account. How it can be proved? Because of that the salary pays to the someone, and this one is the expenses for the organization or business enterprise. Such transactions, that is called the representative account. Now, second one, impersonal account. Impersonal account. One is called real account and other is called nominal account. What is real account? All the assets of the organization comes in the category of real account. Assets of the firm, assets of the business enterprises, whether transaction is taking place related to such items, these are called the real account. Suppose that before it was the example given, plant and machinery purchased. Plant and machinery purchased for the production unit. Whether you are going to establish a unit, it comes in the category of real account. All it indicates the
एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, आई मीन टू से जो वास्तविक खाते होते हैं, जो रियल अकाउंट होता है बेटा, इसमें ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की सारी संपत्तियां इसके श्रेणी में आती हैं, वो रियल अकाउंट होता है। अब ये रियल अकाउंट भी दो तरह का होता है, संपत्तियां दो तरह की होती हैं, एक टेंजिबल होता है, एक इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल एसेट्स क्या होती है? which have the physical existence, for example plant and machinery, equipment, furniture, land and building, cash balance, bank balance, these are the part of tangible assets. Intangible assets, these which cannot be touched or which cannot be seen, ऐसी संपत्तियां फर्म की या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिसे न तो हम छू सकते हैं, जिसे न तो हम देख सकते हैं, इनको कहा जाता है intangible assets. In intangible assets में आप देखेंगे कि जो संपत्तियां हैं हमारी, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, intangible assets. Goodwill refers the reputation of the business, repo of the business. हमारा बिजनेस गुड नेम, व्यवसाय का जो नेम और फेम है, उसका मूल्यांकन, ये हम आपको क्लास 12 में बताएंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है। सपोज दैट आप एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं बेटा, टाटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, इनका प्रोडक्ट चाहे किसी भी क्वालिटी का हो, ये ब्रांड नेम पर बिकते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। सेम प्रोडक्शन आप करें तो शायद आप उतना अर्निंग नहीं कर सकते या उतना अपने सामान को नहीं बेच सकते। तो जो नेम फेम होता